से हरये भवभय गब्बादुलिक्कदे प्रणवम् सिद्धे जीवठाणस्य मलिन गुणचूलियम्। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम के प्रथम 5 खंड पर वीरसेन आचार्य द्वारा विरचित धवला टीका की 16 पुस्तकों में से छठी पुस्तक में हमारे यहाँ पर 8वीं चूलिका का प्रकरण चल रहा है और बात चल रहा है प्रदेश बंद संबंधी। हम चर्चा करके समझ जाते हैं कि आचार्य ने यहाँ पर यह बताया कि सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है वह कितनी प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करता है और कौन सी प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रकृति का बंद करता है। हमने ये समझा कि जहां पर योग प्रकृति कैसे बनती है, प्रदेश बंद कहाँ ज्यादा होगा, योग से ज्यादा कर्म परमाणु आते हैं। ये बात तो सबको समझ आ गई कि योग ज्यादा कर्म है। अब आया बंटवारा। जब 7 कर्म बन रहे हैं तो 7 में बटेगा, 8 बन रहे हैं तो 8 में बटेगा और पूरे 6 बन रहे हैं तो 6 में बटेगा। बस ये चीज होगी, या तो आपको बन देंगे 8 बन देंगे, 7 बन देंगे, 6 बन देंगे या फिर 1 बन देगा। बस ये स्थिति बन देगी। तो ज्ञानावर्णादि आदि कर्म की प्रकृतियां वहां पर 10वें गुण स्थान तक बनती है और 9वें गुण स्थान तक मोहनी कर्म का बंद 9वें गुण स्थान तक है। इसलिए वहां पर केवल 6 प्रकृतियों का बंद होने से ज्ञानावर्णी कर्म का उत्कर्ष बंद वहां पर होगा, पहले गुण स्थान में नहीं होगा। अब थोड़ी सी लिस्ट, दूसरी लिस्ट पढ़ते हैं, हमें फिर समझ में आ जाएगी। तो पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? मुग्धा जी पढ़ो, दूसरी लिस्ट पढ़ो। अब उत्कर्ष की लिस्ट पढ़ते हैं। मुग्धा जी, उत्कर्ष की लिस्ट 6 लाइन के बाद में है, 8 लाइन के बाद में। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, देवगति, वैक्रियक शरीर, क्षम चतुरस्र शरीर संस्थान, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, वज्र ऋषभ, देवगति प्रायोज्ञानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, कुस्वर, आदेय और नीच गोत्र, इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध करने वाला हो अथवा अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध करने वाला हो। मतलब उत्कर्ष भी कर सकता है और अनुत्कर्ष भी कर सकता है। मतलब जब उत्कर्ष कर सकता है तो अनुत्कर्ष करने में तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ की लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने ज्ञानावर्णिक तो उनका तो अपने बताया था अनुत्कर्ष होता पहले गुण स्थान में, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की जो 3 निंदा को छोड़ा था उसका यहाँ पर उन्होंने ले लिया कि इसी जगह पर उत्कर्ष बंद होगा, कि आगे प्रकृतियां है नहीं है। तो जो भी बंदेगा, योग ज्यादा है उसको उत्कर्ष बन जाएगा, योग नहीं तो अनुत्कर्ष बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दूसरी लिस्ट के अंदर अनंतानुबंधी ये लिया ना, यहाँ पर नीचे का अनंतानुबंधी कहाँ पर लिया उन्होंने? नीचे में एक लिस्ट में चली गई। ये यहाँ से निंदा 3 को लिया। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग पहले और दूसरे गुण स्थान बनती है, इसलिए यहाँ पर लिया, यही पर उत्कर्ष होगा। आगे तो सवाल ही नहीं। जहां जहां पर भी अनंतानुबंधी बंदेगी क्रोध मान माया लोग, वहां पर 7 प्रकृति का ही बंदेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ले लिया उसको, ठीक है। अब क्या बताया अनुसार, ये इन्होंने देखो देवगति को यहाँ पर ले लिया। तो देवगति जब तक बनती, देवगति की विच्छुद्धि कहां पर होगी? 8वें गुण स्थान में होगी। 8वें गुण स्थान में होगी, वहां पर 7 कर्म की प्रकृति बन रही है। तो जहां भी उसका योग ज्यादा होगा वहां पर इनको ले लिया उन्होंने, देवगति को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। चलिए आगे चलिए। वैक्रिक शरीर उस संबंधित सारी लिस्ट ले लिए। सुबह, सुसर, आदे, नीच गोत्र, इन प्रकृति का उत्कर्ष प्रदेश बंद करने वाला हो या अनुत्कर्ष प्रकृति का बंद करने वाला हो। यह बात अपनी यहाँ पर हो गई। अब यहां से फिर नया प्रकरण शुरू हो रहा। इन्होंने पैराग्राफ शुरू नहीं किया, अपन ने थोड़ा थोड़ा समझाया उन्होंने कि प्रदेश बंद में 2 ही लिस्ट बनाई, उत्कर्ष कौन करेगा और अनुत्कर्ष कौन करेगा। लिस्ट सबकी बनाई है। हम लोगों ने समझ लिया उत्कर्ष प्रदेश बंद क्या होगा कि जिन प्रकृतियों का अगर बंद विच्छुद्धि 10वें 9वें गुण स्थान के पहले हो जाती है, तो उन प्रकृतियों का तो 7 कर्म हमेशा बनते ही रहेंगे। तो एक ही क्राइटेरिया है कि जब योग ज्यादा होगा तब उसका उत्कर्ष बंद हो जाएगा, और नहीं तो अनुत्कर्ष बंद भी होगा। तो ऐसे करके उन्होंने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय की लिस्ट को उन्होंने बना लिया है। अब जो आगे जो लिस्ट बनाएंगे, अब किसकी बात बनाएंगे? उदय की अपेक्षा से बात करेंगे। अभी तक अपन क्या बात करें? बंद की बात अलग है, उदय की बात अलग है। उदय का मतलब ऐसा है जैसे हमारे वर्तमान में मनुष्य गति का उदय है, हमारे मनुष्य आयु का उदय है। हमारे यहाँ सातवेदी का भी हो सकता है, असतवेदी का भी हो सकता है।
तो उदय की प्रकृति को ध्यान देंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कौन कौन सी प्रकृति का उदय है। हम पढ़ते जाएंगे, लिस्ट को समझते जाएंगे। पूरी लिस्ट याद करने का कोई भी प्रयास मत करना, और न ये देखना कि ये कैसे अपने को देखना लिस्ट कैसे बनाई है और उससे आचार्य क्या समझ रहे हैं उसको समझ लेंगे तो अपन को बराबर रहेगा। क्योंकि अभी न तो पूरा कर्मकांड को जिसको पूरा याद हो, स्मरण हो, वो भी इसको भी याद नहीं रहता है। जिसने पढ़ लिया है तो अभी बहुत से हमने पूरा इतना धारावाहिक रूप से नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर सब समझ रहे हैं कि क्या कारण मीमांसा है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई भी शंका हो तो अवश्य पूछ ले। अब बात करेंगे उदय। उदय का नाम दिया उन्होंने वेदक। क्या नाम दिया उन्होंने? वेदक। जय श्री श्राव आप पढ़ना है इसको आगे का, वेदक वाले। कहाँ से पढ़ने का? जहां पर उन्होंने लिस्ट खत्म की अनंत बंद का, यहाँ 5 ज्ञानावर्णी प्रकृतियों का वेदक अर्थात उदय वाला। नीचे से ऊपर चौथी लाइन का लास्ट शब्द। प्रकृतियों का 1 वेदक 2 3 4 पांचों। हाँ, पांचों ज्ञानावर्णीय प्रकृतियों का वेदक अर्थात उदय वाला हो। जो समझा चलते हैं, जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसके 5 ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, मतलब उसके होगा तो इसलिए 5 चक्षु। अच्छा, अब चक्षु दर्शनावर्ण, चक्षु, अवधि और केवल दर्शन, इन 4 दर्शनावली प्रकृति का वेदक है। और निद्रा और प्रचला इन दोनों में से किसी का एक साथ ले सकता है। मतलब उदय में बंद की बात नहीं हो रही है, उसकी नहीं बात हो रही है। उदय क्यों? कि जागृत अवस्था में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है तो सोती हुई निद्रा, लेकिन निद्रा और प्रचला निद्रा हो तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये गाढ़ी निद्रा में नहीं ली गई है, ये झपकी वाली और श्वान निद्रा है। मतलब एक निद्रा तो झपकी वाली है और एक निद्रा श्वान वाली, जो होता है ना, जब कुत्ते के पास कोई जाएगा फौरन से उड़ जाएगा। तो मतलब निद्रा और प्रचला उन्होंने लिया है कि ये निद्रा का उदय। निद्रा का उदय तो होगा, अभी अपन बैठे ना, अपने भी उदय है निद्रा का। क्या राजेश भैया? निद्रा का उदय है, ऐसा नहीं निद्रा का उदय नहीं, लेकिन इस निद्रा के उदय जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्त्यान के दिन निद्रा के उदय हो जाएगा ना, तो आपको उठाकर कहीं भी ले जाए, आपको लिया है, आपको पता नहीं चलेगा। कुंभकर्ण की निंदा, तो ये 2 निद्रा का यहाँ पर उन्होंने उदय को माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साता वेदनीय और असाता वेदनीय, इन दोनों में से किसी एक का वेदक हो। मोहनीय कर्म की 10, 9 अथवा 8 प्रकृतियों का वेदक हो। ये रुके, थोड़ा रुकेंगे ऐसा समझने के लिए। अपने बराबर क्रम से चलते हैं लोग। पहले ज्ञानावर्णी की बात की कि 5 हो सकती है, दर्शनावर्णी में 4 तो लिए और निंद्रा में 2 ली, मतलब 6 प्रकृति को ले लिया उन्होंने। 3 जो है ना, 3 निंद्रा को, जो गाढ़ी निंद्रा है उनको यहाँ पर उदय नहीं लिया। ज्ञानावर्ण दर्शन वेदनी में क्या लिया? दोनों हो सकता है, साता वेदनी असता, क्योंकि अगर नारकी है तो उसके असता वेदनी का उदय चल रहा होगा। किसी के भी परिवर्तन प्रकृतियां हैं, तो दोनों प्रकृतियों को, चारों गति की बात है, साता वेदनी भी हो सकता है और असाता वेदनी में बदल बदल के रहेगी हर एक जीव को। अब इसके बाद में मोहनी कर्म के उदय की बात है। आप लोगों में किसी को पता है मोहनी कर्म की कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है? 28 प्रकृति का। नहीं, वो तो सत्ता में होती है, 28 27 में होता है। हाँ, उदय 10 का होगा, 9 का होगा, 8 होगा। बंद की बंद स्थान में 22 का देखा था, सत्ता 28 की। देखिए इसलिए कहा ना मैंने कि आप लोगों को बड़ा शांति से सुनना पड़ेगा, बहुत चीज चल रही है यहाँ पर। प्रदेश बंद, अनुभाग बंद, स्थिति बंद, क्या प्रीति जी एक साथ सबसे अध्याय कर रहे हैं। तो सत्ता में 28 है, बनती कितनी है? 22। उदय में कितनी आएगी? अधिक से अधिक 10 आएगी पहले गुण स्थान में, या 9 आएगी या 8 आएगी। अब अपन इसको समझते हैं, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ने में आनंद नहीं आएगा। देखिए दर्शन मोह की बात करें, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां हैं, है ना। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में से एक प्रकृति का उदय होगा। अगर तीसरे गुण स्थान वाला हो तो उसके मिथ्यात्व का उदय का। ये तो पहले गुण स्थान वाला, तो इसके दर्शन मोहनी की एक मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक का नहीं हो सकता है तो चौथे गुण स्थान में नहीं है। मिश्र का नहीं हो सकता है क्योंकि यह तीसरे गुण स्थान में नहीं। आगे बढ़ू जी हाँ। अभी पूछो, अभी पूछो मत, अभी मैंने समाप्त नहीं किया। अब बाकी अनंतानुबंधी कषाय है, तो इसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का भी हो सकता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान कोश, इनमें से किसी भी हो सकता है। हो सकता है 4 का उदय हो सकता है ना। अच्छा, अब क्या होगा? अगर क्रोध का तो अनंतानुबंधी क्रोध,
अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान क्रोध को लेना, क्रोध की चारों ले लेना, मान की चार, माया की चार या लोभ की चार, मतलब कोई ना कोई चार प्रकृति का इसको उदय होगा, उसकी चारों जाति के। तो एक हो गई मिथ्यात्व और चार हो गई कषाय वाली। ठीक है, अब नो कषाय में जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं अपन? नो कषाय में जा रहे हैं। नो कषाय में क्या होगा? हास्य रति अरति शोक। तो या तो हास्य रति का उदय होगा या अरति शोक का होगा। तो 5 और 2 कितनी हो गई? 7। 3 वेद होते हैं, 3 वेद में से एक का उदय होगा, कितने हो गए? 8। और अब राखो तो भय जुगुप्सा का उदय तो 10 का हो गया, केवल भय का उदय तो 9, केवल जुगुप्सा का उदय है तो 9, और किसी का भी उदय नहीं है तो 8। इस प्रकार मोहिनी कर्म के 8 का स्थान, 9 का स्थान और 10 का उदय स्थान होगा। बताइए कुसुम जी, क्या बताया? क्या बताया आशा बहन? कुसुम जी बताएंगे, ममता जी बताएंगे, प्रीति जी ट्राई करेंगे। उदय स्थान मोहिनी कर्म के कैसे बताएं? ट्राई करो। जैसे ये मिथ्यात्व का रहेगा ही, मिथ्यात्व का। फिर अनंतानुबंधी 4 में से कोई एक, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ऐसा नहीं चारों में से एक। यहाँ अपने 16 कषाय में से एक कषाय का उदय होगा, किसका? क्रोध का होगा, मान का होगा, माया का। लेकिन जब क्रोध का होगा तो चारों क्रोध लेना, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजनन क्रोध, ये एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी हो जाए कि उदय होगा ना तो हमेशा क्रोध होगा या मान होगा या माया होगा, लोभ होगा। तो ये बात बता रहे अपन। तो उसमें से एक का होगा तो 4 का उदय का, कोई भी एक ले लो। क्रोध की 4, मान की 4, माया की 4 हो गई। ये 4 और 1 हो गया, 5 हो गया। अब हम आगे ऊपर बढ़ते हैं, 9 कषाय में जाते हैं। तो 9 कषाय में सबसे पहले हमने लिया हास्य रति या रति शोक। 2 में से एक युगल का होगा तो कितने हो गए? 5 और 2 7 हो गए। स्त्री वेद नपुंसक 3 वेद में से एक का होगा तो 7 में से हो गए 8। अब बच्ची कौन सी? भय जुगुप्सा। भय जुगुप्सा का क्या है? दोनों का उदय हो सकता है, एक का उदय हो सकता है या किसी का भी उदय नहीं। उदय में बंदेगी तो दोनों की बंदेगी, बनती दोनों ही साइमल्टेनियस बनती रहती है। भय जुगुप्सा दोनों साथ में बनती है, लेकिन उदय में ऑप्शन है, भय का उदय होगा, जुगुप्सा का होगा। आपको हो सकता है और किसी का नहीं हो। अभी आप बैठे हैं ना, आपको भय हो रहा है ना जुगुप्सा हो रहा है। अपने देखो ना, अभी जिन वजह से आप लोग काय का भय? अभी कोई भय नहीं है। काय की ग्लानि? कोई ग्लानि नहीं है। तो हमारे अभी जो मोहिनी कर्म का 8 प्रकृति का उदय स्थान चल रहा है। आशुमन कौन चल रहा है अभी अपने को? 8 है ना। अब वो मुझे पता नहीं। अच्छा, क्रोध का भी चलना नहीं चाहिए अभी यहाँ पर, क्रोध का नहीं चलना चाहिए, माया का भी नहीं चलना चाहिए। माया का उसको चल सकता है कि जिसने केवल अटेंडेंस लगाने के लिए विंडो ऑन कर रखा है और पीछे से दूसरा कोई सुन रखा है तो उसके माया का उदय चल रहा हो, मतलब उसके बदल जाएगा। ऐसा भी होता है ना। जैसे 2-2 जगह का सुनते हैं ना, तो उनमें ये अभी उनका कौन सा उदाहरण हो जाएगा? प्रकृति सत्य होगा, 8-10 का होगा। और जो सुन रहे हैं हम लोगों के, या तो मान का होगा या लोभ का होगा। जिसको सीखने की इच्छा हो, जिसको सीखने की इच्छा है उसको तो लोभ का उदय चल रहा है, और जिसको ये करे ये तो हमको आता है, तुमने बहुत पहले पढ़ लिया, उसके मान का उदय होगा। ये मेरे को कुछ पता नहीं है, अपना अंदाज लगा रहे हैं कि किस प्रकार के जीवों के भावों में विचित्रता होगी। तो हमारे 8 का भी हो सकता है, हमारा 10 का तो नहीं है, हमारा 9 का भी नहीं है, तो बिल्कुल भय भी नहीं और जुगुप्सा भी नहीं है। तो बाकी अपना हो सकता चल रहा है। ये तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को भय भी लग रहा हो। भाई अगर पढ़ते पढ़ते लग जाए संसार भय लगने लग जाए, अरे अरे कैसे करना हमने बांधे, तो भय का भी उत्तर हो सकता है। मैंने एक सामान्य विवक्षा बताई है, अब हम पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, 8, 9, 10 का समझ में आ जाएगा। चलो, कौन पढ़ रहा था? मैं। आप पढ़िए। मोहनीय कर्म की 10 प्रकृतियां कौन सी है? समाधान: मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों में से कोई एक, अप्रत्याख्यानावर्णीय, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों में से कोई एक, प्रत्याख्यानावर्णीय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों में से कोई एक, संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों में से कोई एक, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 3 वेदों में से कोई एक, हास्य रति और अरति शोक। इन दोनों युगलों में से कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा में मोहनीय कर्म की वे 10 प्रकृतियां हैं जिनका उक्त जीव वेदक होता है।
रुकेंगे शंका रुकेंगे। यद्यपि उन्होंने अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा अनंतानुबंधी क्रोध हो, अप्रत्याख्यान मान हो और कोई इसकी प्रत्याख्यान की संज्ञा, ऐसा नहीं होगा। अगर अनंतानुबंधी क्रोध है तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान मतलब क्रोध ही होगा, प्रत्याख्यान भी क्रोध होगा, संजन भी क्रोध होगा, मतलब जो होगा उसको 4 को लेना है, ठीक है ना। चलिए ममता जोशी आप आगे की पढ़िए। शंका मोहनीय कर्म की वे 9 प्रकृतियां कौन सी है जिनका वेदक प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्या दृष्टि जीव होता है? समाधान, पूर्वोक्त 10 प्रकृतियों में से भय और जुगुप्सा, इन दोनों में से किसी एक के उदय के बिना शेष 9 प्रकृतियां ऐसी जाननी चाहिए कि जिनका उक्त जीव वेदक होता है। ये समझ में आ गया ना ममता जी? मतलब आप कोई भी ले लिया, भय और जुगुप्सा, इन दोनों में से किसी एक का ले लिया तो इसके 2 स्थान हो जाएंगे, भय वाला स्थान और जुगुप्सा। 9 प्रकृति बंद स्थान में 2 होंगे, भय वाला और जुगुप्सा वाला। आगे पढ़ो। पूर्वोक्त 10 प्रकृतियों में से भय जुगुप्सा इन दोनों के उदय के बिना शेष 8 प्रकृतियां होती है जिनका की उदय प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। रुकेंगे, अभी तक अपने रुक जाएंगे। अभी तक अपने ज्ञानामणि पढ़ लिया, दर्शनामणि पढ़ा, वेदनी पढ़ा, मोहनी पढ़ा। अब बताएंगे हमारे कौन बताएंगे? मंजुला जी, आप कौन से कर्म का नंबर आएगा? आयु कर्म का नंबर है। बस रुकिए, अब मधु जी ग्वालियर बताएंगे आयु कर्म की कितनी प्रकृति का उदय चलेगा। मधु जी ग्वालियर, जिसको पूछा वही बताएगा। सबसे सरल उत्तर है, हम मनुष्य, हमारे वर्तमान में मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, नारकी आयु का उत्तर चलेगा, देव के देवायु का उत्तर चलेगा, तिरंज के तिरंज आयु का उदय चलेगा। तो एक समय में एक आयु ही का उदय होगा, ऐसा नहीं है कि आप नारकाय का उदय चल जाएगा, ठीक है ना। तो आयु कर्म का क्या हो गया? तो बिना पढ़े अपन लोग नारयु कर्म का ये हो गया। इसके अंदर आएगा, अब मैं थोड़ा बताता हूँ, नाम कर्म को छोड़ देते हैं, उसके अंदर कौन सा आएगा? गोत्र कर्म का कौन सा उदय होगा? प्रीति जी आपको बताना, बिना पढ़े बिना सोच के बताना। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, चारों गति वाला जीव है, तो क्या उसके उच्च गोत्र होगा कि नीचे गोत्र का भी उदय होगा? उच्च गोत्र ही होगा, दोनों कोई भी एक होगा, दोनों नहीं कोई भी हो सकता, कोई भी एक हो सकता है। बंद की बात करेंगे तो उच्च गोत्र बांधेगा, देख ध्यान रखना, बंद की बात अलग है, उदय की बात अलग है। उदय नारकी में है, उसके उदय नारकी वाला वो भी स्वदेशन प्राप्त कर रहा है, तो उसके उदय कौन सा? नीचे गोत्र है। कोई जीव ऐसा हो सकता है, यहाँ पर मनु तिरंज होंगे, बांधते दोनों में से एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, कोई भी हो सकता है, नीचे गोत्र में हो सकता है और उच्च गोत्र में, और अंतराय में भी अपना अपना सब चलता रहेगा, जो उदय होगा उसका ही होगा, 5 अंतराय का अपने हिसाब से उदय चलता रहेगा। अब राजस्थान नाम कर्म की कौन कौन सी प्रकृति का उदय है, अब आप बताओ। नहीं है, पढ़ना तो बहुत आसान है ना। नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय कैसे निकालेंगे? नाम कर्म में क्या सारा पैकेज बनता है, नाम कर्म की पैकेज। जैसे हमने लिस्ट याद की थी अशोका जी, नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियां हैं, बीच की 8 है और 10 युगल है। याद है सबको? 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 2 बार लिखा था, 2 3 4 1 1 1, बीच में 8 थे, निर्माण, तीर्थंकर, आतप, उद्योग, लघु चतुष्क। इधर 10 युगल थे, 4 और 6। 10 युगल में कौन कौन से? 4 युगल में कौन कौन से थे? त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त और प्रत्येक ऐसा। 6 युगल कौन से थे? स्थिर, अस्थिर, युग, अशुभ, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, दुर्भग, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश। ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। जब तक ये चार्ट आपको नहीं रहेगा, एक तो ये याद रखना, दूसरा ये जीव के उदय वाली है, तो ये देखना पड़ेगा उदय में प्रीति जी की कौन सी गति का जीव है, नारकी है कि देव है कि मनुष्य है, तो उसके उदय में अंतर पड़ जाएगा। तो जैसे पहले 45 है अशोका जी, तो 45 में 4 गति है, तो जो मनुष्य गति वाला जीव उसके मनुष्य गति का उदय होगा, जो देव गति उसके देव गति होगा,
ऐसे शरीर की बात करेंगे तो देव और नारकी उसके वैकृतिक शरीर होगा, जो मनुष्य और तिर्यंच होंगे उसके क्या होंगे, औदारिक शरीर होगा। यहाँ पर जब लिस्ट पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपने पहले तैयारी कर ली है कि नाम कर्म की प्रकृति में हमें ये देखना है कि 45 में से बात कर रहे हैं, कि 5-5-5 में से बात कर रहे हैं, कि 6-6 में से बात कर रहे हैं, 2-3-4 में से बात कर रहे हैं, कि बीच की 8 प्रकृति की बात कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, और वो जीव कौन सी गति का। तो यहाँ पता है नरक गति के साथ, तिरंज गति के साथ, मनुष्य गति के साथ में, लेकिन वो याद जरूर करना पड़ेगा आपको 4-5-5-5-5, 6-6-6, ये अगर आपके उसमें है तो लिस्ट पढ़ने में आनंद आएगा। अब लिस्ट पढ़ रहे हैं, आशा बहन पढ़ रहे हैं नाम कर्म के आगे के, और समझाते भी जाना। हाँ, यदि वह जीव नारकी है, यदि वह जीव नारकी है तो नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्माण शरीर। तो जैसे इसमें नरक गति एक गति हुई, एक पंचेंद्रिय जाति, शरीर वैक्रिय है, और शरीर तो फिर तेजस शरीर, कार्माण शरीर। संस्थान एक हुंडक, वैक्रिय शरीर आंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श। ये नारकी के सैनन को छोड़ दिया। एक मिनट आशा बहन, मेरे 2 प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपन ने 6-6 में संस्थान और सैनन लेते हैं, नारकियों को सैनन को छोड़ दिया। वैक्रिय शरीर के सैनन नहीं होता है, सैनन नहीं होता, देव नारकी के सैनन नहीं होता है, नहीं लिया। तो उन्होंने हुंडक संस्थान ही क्यों लिया? नारकियों के हमेशा हुंडक संस्थान ही होता है। ना कि हुंडक संस्थान ही होता है, लेकिन मनुष्य में जाएंगे तो 6 संस्थान ले लेंगे, ठीक है ना। जब वापिस देव में जाएंगे तो अलग ले लेंगे, वहां पर जो भी होगा समचतुर संस्थान लेंगे, भोग भूमिका लेंगे, समचतुर संस्थान लेंगे। तो जहां पर अपने को पता है वो उस तरह को याद रख के लिखेंगे। तो मंजुला जी आपको भी लिस्ट पता चल जाएगी, आगे तैयार रहने का है। कौन रहेंगे? कस्तूरी जी का दिख रहा है, कस्तूरी। इसके बाद में आशा बहन के बाद में नेत गति का आप पढ़ने वाले। आशा बहन पूरा पढ़ लीजिए पूरा। अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश, कीर्ति, निर्माण, निज गोत्र और 5 अंतराय इन प्रकृतियों का वेदक होता है। क्या विशेषता इन प्रकृति में? क्या बात देखा आपने? लास्ट की 2 लाइन में बताइए, लास्ट की 2 लाइन में बताइए। हाँ, ज्यादातर प्रकृतियां अप्रशस्त प्रकृतियां हैं और तीर्थंकर प्रकृति नहीं है इसमें, क्योंकि ये नारकी जीव है तो उसका गोत्र भी नीची है और 5 अंतराय का भी वेदक है वो। मैं आपकी बात से नहीं मान सकता हूँ, लेकिन वो बात तीर्थंकर प्रकृति का उदय की बात, यहाँ उदय की बात चल रही है, उदय की बात चल रही है। और मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। कारण सही बताना चाहिए। अपन जो बोल रहे हैं ना, अपन पहले गुणस्थान की बात कर रहे हैं, क्या पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। सम्यक के सन्मुख मिथ्या, अच्छा जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसके तो होगा भी नहीं। प्रपोषण सम्यक वाले के तो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में भी नहीं होगी, उसकी सत्ता में नहीं होगी। वो तो वेदक सम्यक दृष्टि होगा तो उसकी हो सकती है। मतलब नारकी हो, तीसरे नरक गया, वेदक सम्यक दृष्टि हो, शायिक सम्यक दृष्टि हो, भले हो सकती है, लेकिन उसका गुणस्थान तो चौथा हो जाएगा ना। यहाँ तो पहले गुणस्थान की बात कर रही है, तो तीर्थंकर की तो बात ही नहीं आएगी। यहाँ पर जो मैं आपको ध्यान दे के उन्होंने सब दुस्वर, दुर्भाग, अनादेय, अयश, कीर्ति, सारी प्रकृतियां उन्होंने बोली, लेकिन उसमें जो अपने 4 वाले जोड़े में सब अच्छी ली। त्रस, क्योंकि नारकी जो त्रसी होते हैं, बादरी होते हैं, पर्याप्ति होते हैं और प्रत्येक होते हैं। मतलब नारकियों के उन 4 जोड़ों में सबसे उत्कृष्ट ली, जो साधारण वाले नहीं ली। लेकिन इधर जो 6 वाले जोड़ों में सब उन्होंने ली। अब हम आपको प्रीति जी बताएंगे नारकियों की इन प्रतीकों में कोई शुभ प्रकृति की है आपको दिख रही? शुभ प्रकृति जो प्रशस्त प्रकृति कौन सी है? प्रीति लिस्ट देख के बताओ कौन सी शुभ प्रकृति नारकियों के? शुभ है, शुभ प्रकृति भी है, उनको स्थिर प्रकृति भी है। मैं सुनती हूँ ना ये तो मुझे निर्माण शुभ प्रकृति है, वो है। वो पंचेंद्रिय जाति शुभ प्रकृति है। मतलब ऐसा नहीं कि नारकियों की शुभ प्रकृतियों का उदय नहीं है। जो अपन ने भेद किया यहाँ पर, क्या मुग्धा जी, नारकियों के भी
निर्माण नाम कर्म का उदय है और निर्माण शुभ प्रकृति है। पांचों शरीर पांचों बंधन पांचों संघात को शुभ प्रकृति में लिया था। पांचों शरीर पांचों बंधन को लिया था। जाति में पंचेंद्रिय जाति को शुभ में लिया था। नारकी के पंचेंद्रिय जाति है। मतलब आप देखिए कि नारकियों के भी कौन सी प्रकृति बन रही है? शुभ प्रकृति बन रही है। उदय का शुभ प्रकृति का उदय नारकियों के भी। लेकिन कहां पर है? दुस्वर, दुर्भग, उनमें सब देखा आपने, लिस्ट देखा। ये लिस्ट बनाने की कला हमको स्वयं आ जानी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं मंजुला जी कि अगर आपको आगे महाबंध कषाय पाउड का करना ना, तो सारी ऐसी लिस्टों में स्वाध्याय होगी। सारी लिस्टें ही लिस्ट है। यहाँ तो फिर भी प्रश्न आ रहे हैं आशा बहन कि बीच में आ जाते हैं, थोड़ा समय आता है। लेकिन जब आप महाबंध में जाएंगे तो वहां पर मनुष्य गति पुरानी लिखेंगे, मनु करके 0 लिख देंगे, शॉर्ट हैंड में लिखी हुई है। आप कभी महाबंध की पुस्तक देखना घर में आपके हो तो, वहां तो शॉर्ट हैंड में लिखे, क्योंकि जिसने धवला की 16 पुस्तक कर ली मतलब आप कॉलेज से भी ऊपर हो गए। और इसीलिए मैं अशोका जी पढ़वा नहीं रहा हूं, वाचना नहीं कर रहे हैं हम। ये प्रयत्न कर, याद रहे वो बात नहीं है, लेकिन ये लिस्ट कैसे तैयार हुई ये बात हम अपन बता रहे हैं। ये लिस्ट कैसे तैयार हुई है इसको, ताकि अपन सोचें कि किस क्रम से लिस्ट बन रही है, तो आपको बराबर ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब चलिए, अब नंबर किसका था? मैंने नंबर दिया था ममता देन का। मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नेक्स्ट, यदि वह जीव यदि- त्रियंच है, यदि यह जीव त्रियंच है तो त्रियंच गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, 6 संस्थानों से कोई एक, औदारिक शरीर अंगोपांग, 6 संस्थानों में से कोई एक, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, इन प्रकृतियों का वेदन होता है। उद्योत प्रकृति का कदाचित वेदन होता है, कदाचित नहीं। दोनों विभागों में से कोई एक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर और अस्थिर, इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ, इन दोनों में से कोई एक, शुभग और दुर्भग, इन दोनों में से कोई एक, सुस्वर और दुस्वर, इन दोनों में से कोई एक, आदेय और अनादेय, इन दोनों में से कोई एक, निर्माण, नीच गोत्र, पांचों अंतराय, इन प्रकृतियों का वेदन होता है। चलिए हाँ बोलिए अशोका जी। नरक गति और तिरंज गति की लिस्ट में तुलना करके बताइए क्या अंतर है? नरक गति और तिरंज गति, इन दोनों की प्रकृतियों की लिस्ट पढ़ी है, पढ़ना नहीं केवल, क्योंकि अपने को आगे पूरी पुस्तकों की तैयारी करनी है। 16 पुस्तक इसकी, जय धवला की पुस्तक की, महाबंध की करने की तैयारी करनी है, तो लिस्ट ही बननी है। दोनों में क्या समानता है? दोनों में नीच गोत्र बराबर है। असमानता क्या है कि वहां पर सैनन नहीं था, यहाँ पर सैनन है। उसके बाद 6 सैनन में से कोई भी एक सैनन है, और संस्थान में भी कोई संस्थान में से एक संस्थान है। ठीक है ना? दूसरा, पूरी लिस्ट अगर आप हमारी उससे चलेंगे, किससे? 45, 5, 5, 6, 6, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, अगर इसको लेके देखेंगे तो आप ये स्वयं लिस्ट बना सकते हैं। आपका मैं एग्जाम भी ले सकता हूँ और आपको लिख भी सकता हूँ, खाली पेपर को देंगे। मेरे को पता है कि अशोका जी वगैरह कुछ लोग तो फटाफट लिख देंगे, जिन्होंने याद कर लिया वो तो लिख देंगे। ये अगर आपने याद कर लिया ना, क्या प्रीति जी? 45, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1। आपको कोई भी प्रशस्त प्रकृति की लिस्ट बनाओ, अप्रशस्त प्रकृति की लिस्ट बनाओ, सब फटाफट मिलेगी। तो इस सारी लिस्ट बनाने में, नाम कर्म की बनाने में ही अपने को दिक्कत आती है। कहां पर आती है? नाम कर्म की। आपने तैयार करवा दिया, अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नाम कर्म की बना लिया आपने, तो सब कुछ बना लिया। अब अपन मनुष्य गति की पढ़ेंगे। मनुष्य गति की पढ़ेंगे मधु जी, कि उनका नाम एम से है ना, इसलिए मनुष्य गति की वही पढ़ने वाले हैं। और फिर ये बताएंगे, पढ़ने से पहले बताता हूँ मनुष्य जी कि तिरंज गति में जो पढ़ी और मनुष्य गति में क्या अंतर है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पढ़िए तो सही, हम आपके साथ में हैं, पढ़िए। यदि वह जीव मनुष्य है
बोलिए, यदि वह जीव मनुष्य है तो। आवाज नहीं आ रही मधु जी की। कौन पढ़ेगा? आप में बुद्धा जी आप शुरू कर दो, या अशोका जी? एक और आ अशोका रही जी है, एक और उर्मिल जी आ रही है, उनसे पढ़वा लीजिए। उर्मिल जी पढ़ेंगे आप? आप पढ़ो, बताइए। मेरे पास किताब नहीं है ना जी। नहीं, यहाँ देख सकते हैं क्या? सामने है, सामने किताब नहीं से है यदि मेरे पढ़ पास। सकती है। ठीक किताब है, मैं नहीं है पढ़ती मेरे हूँ। पास। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। यदि यह जीव मनुष्य है तो मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कर्मान शरीर, अशोका जी, दैव। अशोक अपने हाँ को जी, तो वो 45 में 4 में से मनुष्य गति, 5 में से ठीक। पंचेंद्रिय जाति, पहला 45 हो गया। पंचेंद्रिय ऐसे बोलते हो तो पहला आपको याद 45। आगे आगे सुविधा रहेगी। 45 ठीक है में सर। 4 में से मनुष्य गति लिया, 5 में पंचेंद्रिय जाति ले लिया। पंचेंद्रिय अब आ जाति ले गया लिया, हाँ जी। एक इसका 5 शरीर, 5 में लिया तो औदारिक शरीर ले लिया, तेजस शरीर ले लिया और कार्बन शरीर ले लिया। इसको छोड़ा, आरक शरीर को छोड़ दिया और वैक्रिक शरीर को छोड़ा, बाकी 3 शरीर ले लिए। तो 5 में से अपन ने 3 ले लिए, ठीक है ना। अब 6 संस्थानों में से 6 में से लिया। अच्छा, ये अंगोपांग वाला कौन सा? 3 वाला, 2 3 4 में आया है, इसको अपन बाद में लेते हैं, अंगोपांग को बाद में लेते हैं। लेकिन ये कौन सा 3 अंगोपांग किसके होते हैं? 3 शरीर के होते हैं। तो 3 में से औदारिक शरीर का अंगोपांग ले लिया, 6 संस्थानों में से 1 ले लिया। अब ये वर्ण गंध रस स्पर्श गुरु लघु उपघात, या नहीं, ये 4 तो वो ले लिए, पिंड प्रकृति वाले चारों में से 4 ले लिए। अब अपन आ गए 8 वाली में से आ गए। 8 वाली में से गुरु लघु चतुष्का, गुरु लघु उपघात वर्गात उच्चार दोनों ले लिया। व्याय गति 2 3 4 में लिखा था, उसमें 2 में से दोनों व्याय गति में से कोई एक लिया। जी। मुझे अशोका जी बताओ कि दोनों व्याय गति कैसे ले ली उन्होंने? तिरंच है, तिरंच नहीं है, मनुष्य है या मनुष्य, दोनों। हाँ ठीक है, मतलब जिसकी चाल अच्छी हो। तिरंच में भी दोनों ली थी, तिरंच में भी दोनों ली थी, तिरंच में भी दोनों व्याय गति लिए हैं। दोनों लिए। त्रियंच का भी वैसा ही है। हाँ हाँ, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी हो। हाँ, 1 मिनट रुकेंगे। तिरंच में दोनों क्यों ली थी? क्योंकि वो भी कोई सुंदर लगते हैं। ऊंट की चाल अच्छी नहीं है, हाउस की चाल अच्छी है। जैसे मोर की चाल अच्छी है, सांप की चाल टेढ़ी मेढ़ी है। अपने उदाहरण पता चला दे, सांप की चाल, ठीक है ना। कई जीव है, और किसकी? ऊंट की चाल। ऊंट की चाल, बराबर। ऊंट की तो कमर टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, बराबर है। और मोर की चाल, हाथी की चाल, है ना, इनकी चाल बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो तिरंच में दोनों ली थी। मनुष्यों में भी किसी की चाल अच्छी है, किसी की चाल खराब है, तो दोनों ली। चलिए आगे पढ़िए अशोका जी। एक त्रस, बाघर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, ये सब ले लिए यहाँ पर। और स्थिर अस्थिर, इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ, इन दोनों में से कोई एक, शुभ होगा या अशुभ होगा। सुभग और दुर्भग, इन दोनों में से कोई एक। और सुस्वर और दूस्वर, ये वाली लिस्ट पूरी आ गई, इन दोनों में से कोई एक। आधे अनाधे, इन दोनों में से कोई एक। ये पूरी की पूरी 5 प्रतियां पूरी आ गई, 6 प्रतियां। यश कीर्ति और अयश कीर्ति, इन दोनों में से कोई एक। अगर आप में से कोई बताएगा कि तिरंज गति और मनुष्य गति में कौन कौन सी प्रकृतियों में अंतर है? देखो ये तो बात कोई नहीं करेगा। सुनो मेरे, मनुष्य गति तिरंज गति वो तो अंतर अपने को पता है। मैं क्या बताना चाहता हूँ अंचर, कि वहां पर तिरंज में केवल नीच गोत्र लिया है, और यहाँ पर गोत्र में से दोनों लिया, नीच गोत्र भी लिया और उच्च गोत्र भी लिया। ये ध्यान रखना, तिरंजों में उन्होंने नीच गोत्र लिया है, और यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है कि नीच गोत्र या उच्च गोत्र दोनों में से एक लिया। एक और ध्यान रखना है, स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ दोनों हमेशा सब में लेते, चारों गति में होंगे। स्थिर और अस्थिर, ममता जी बताएंगे स्थिर अस्थिर मतलब क्या? कि हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट है ना, कुछ स्थिर है, कुछ अस्थिर है, कुछ, उन सबको शुभ और अशुभ दोनों लेते हैं, तो इसलिए उनको हमेशा लेते हैं, उनमें भेद नहीं करते हैं कि स्थिर में से कोई एक। कहाँ भेद करते हैं? भेद करते हैं कहाँ पर करते हैं? भेद कहाँ करेंगे? सुसर दूसर, दुर्भग सुभग, आधे अनाधे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, वहां पर भेद करेंगे। या दोनों में से एक होगा या एक होगा। चलिए अब ये देव, अब किसकी बची? देव गति की बची। एक प्रकृति एक प्रकृति हमेशा तिर्यंच में ही होती है, वो मनुष्य में नहीं है।
उद्योत हाँ, वाली। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए प्रीति जी ने क्वेश्चन को बहुत बढ़िया। प्रीति जी आप तो अब क्विज करना शुरू कर दीजिए एक दिन, बहुत बढ़िया। आपने ध्यान दिया। बताइए, नाम बताइए, कौन बताइए, हाथ खड़ा करें। प्रीति जी, आतप उद्योग। लेकिन यहाँ पर आतप तो बात नहीं करेगा, तो ये जो ना संगी पंचेंद्री है, ठीक है ना। और आतप होती है एकेंद्रिय को उत्पन्न होती है, पृथ्वी का जीव को उत्पन्न होती है। और यहाँ बात कर रहे हैं सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो प्रीति जी का जवाब क्या रहेगा? एक ही रहेगा, उद्योत प्रकृति है जो तिरेंच में है और यहाँ पर नहीं है। आतप को नहीं ले सकते क्योंकि आतप एकेंद्रिय को उत्पन्न होती है और यहाँ पर लिस्ट बन रही है पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी जीवों की लिस्ट बन रही है। तिरेंच में इन्होंने यश कीर्ति आयश कीर्ति भी नहीं लिया हैं? यश कीर्ति भी नहीं लिया तिरेंचों में। तिरंच में नहीं लिए, यश कीर्ति अयश कीर्ति तिरंच में नहीं ली। लिया है ना? क्या लिया है। हाँ, लिया लिया बिल्कुल लिया। कीर्ति अयश कीर्ति दोनों में लिया से है कोई एक। दोनों में। निर्माण नीच गोत्र पांचों अंतराय लास्ट से ऊपर यश की कीर्ति आयश कीर्ति ऐसा दोनों में है, से एक लिया है ना? तिरंच देखो। मेरे इसमें तो नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल होगा। नहीं लिखा। अरे चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का यश कीर्ति नहीं था, आज तक याद करते हैं। उदयपुर में महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा तक नहीं, चेतक घोड़ा आपने सुना नहीं सुना नाम नहीं लिखा। है ना? हाँ, रानी लिखा है, अलीबाई लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा होता तो उसके यश कीर्ति है कि नहीं है? आज तक आप है। चेतक घोड़े को इतिहास में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? मतलब दोनों लेंगे, यश कीर्ति और अयश कीर्ति दोनों बात आएगी, ठीक है ना? वो तो मेरे इसमें लिखा हुआ नहीं है। हैं? नहीं लिखा हुआ इसमें, मेरे लिखा हुआ इसमें नहीं है सर। नहीं लिखा तो किरियंच लिखना का जो पैराग्राफ है, किरियंच का जो पैराग्राफ है नीचे से दो नंबर लाइन आधे अनाधे, इन दोनों में से कोई एक, यश कीर्ति और यश कीर्ति और यश कीर्ति, इन दोनों में से कोई एक लिया है ना? हमारे में हाँ, नहीं मेरे लिखा हुआ, हमारे में छूटा हुआ है। बराबर है। चलिए हाँ, ये यहाँ लिखा ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। चलो अभी यह जीव मनुष्य अपनी बात देवगति की बात करो। चलो देवगति में आपने यदि यह कौन जीव पढ़ेगा? देव- जिन्होंने नहीं आपसे पढ़ा पढ़ा उसको दीजिए। चांस दीजिए आगे। ठीक है, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए, जिसने पढ़ूं नहीं मैं? पढ़ा पढ़िए पढ़िए। यदि यह जीव देव है तो देवगति पंचेंद्री जाति, मतलब गति में लिया 4 नंबर में लिया देवगति, फिर 5 से 45 के 5 में लिया पंचेंद्री जाति, फिर शरीर में 5 शरीर में लिया वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। संस्थान में लिया 6 नंबर में समचतुस्र शरीर संस्थान, और अंगोपांग 3 नंबर, उसमें वैक्रियक शरीर अंगोपांग लिया। फिर 4 नंबर है वर्ण गंध रस स्पर्श, फिर बीच के 8 के में से लिया अगरु लघु उपघात उच्छ्वास और प्रशस्त, और फिर विहायो गति में से लिया प्रशस्त विहायो गति। यहाँ प्रशस्त नहीं लिया अपन, देव में और नारकी में उधर वहां ले रहे थे। नारकी में केवल हाँ। अप्रशस्त लिया था, तिरेंच में दोनों लिया था, मनुष्य में लिया था, और यहाँ पर केवल प्रशस्त गति लिया। चलिए फिर अब त्रस बाधक पर्याप्त प्रत्येक शरीर, ये चारों लिस्ट में समान है मंजुला जी। ये चारों लिस्ट बनी थी ना गति में, त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, ये चारों में कॉमन है। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ भी चारों में कॉमन है। मतलब ये 4 और 2 6 और 2 8 प्रकृति तो हर एक लिस्ट में है। इसके बाद में अंतर आता है। बढ़िया, शुभ शुभ अशुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इन प्रकृतियों का वेदक होता है। ऊपर कही गई प्रकृतियों के सिवाय शेष सर्व प्रकृतियों का अवेदक होता है। आगे का पढ़ लीजिए मंजुला जी। प्रथम पद्मोशम मुख्यम सम्यक्त्व के अभिमुख जीव के जिन प्रकृतियों का उदय होता है, उन प्रकृतियों की स्थिति के क्षय से उदय में प्रविष्ट एक स्थिति का वेदक होता है, शेष स्थितियों का अवेदक होता है। उक्त जीव के जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय होता है, उनके निम्ब और कांजीर रूप द्विस्थानी अनुभाग का यह वेदक होता है। उदय में आई हुई प्रशस्त प्रकृतियों के चतुस्थानीय अनुभाग का वेदक होता है। उदय में आई हुई प्रकृतियों के अजगन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों का वेदक होता है। जिन प्रकृतियों का वेदक होता है, उनके प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों की
उदेरना करता है। रुकेंगे रुकेंगे। इन्होंने क्या बताया कि जिन प्रकृति का जो प्रकृति में उदय आता है ना, उसका तो